स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहा जाता है। इस चैप्टर से जो है आपके मैट्रिक के परीक्षा में हर साल जो है बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो इस बार भी जो विद्यार्थी 2024 के मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे मैट्रिक की परीक्षा में, जो विद्यार्थी 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से सरल भाषा में आपको रासायनिक अभिक्रियाएँ के बारे में आपको बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता होती है उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है ना, ये सब जो है अक्सर मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न जो है इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर नोट्स को तैयार किया है ना। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मोटिवेशन मुझे मिलता रहे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग फाइनली शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहा किसको जाता है, क्योंकि आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम लोग दो चीज़ समझेंगे। एक है आपका अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा चीज़ है आपका प्रतिफल, जिसको प्रोडक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को समझ लेंगे तो आप रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अभिकारक किसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। तो अभिकारक का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसी पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है ना। मान लीजिए कोई एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे है, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वही क्या है, अभिकारक है। और अभिक्रिया होने के बाद जो आपका प्रतिफल बनता है, जो चीज़ बनता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। तो यहाँ पे अभिकारक में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, इसमें आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का दोनों क्या है, अभिकारक है, क्योंकि ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। इसी प्रकार से आप और एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का दोनों जो है आपका अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको अभिकारक कहेंगे। तो यहाँ पे अभिकारक आप समझ रहे होंगे है ना। अभिकारक का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसी पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन, इस अभिक्रिया में देखेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, अभिकारक है। और इस दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का दोनों अभिकारक है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिफल का, प्रोडक्ट का। ठीक है, तो प्रतिफल क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ, नया पदार्थ बनता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा कुछ नया ही पदार्थ बनता है, तो जो नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है ना। यहाँ पे आप नया लिख लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है ना, नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप समझेंगे कि देखेंगे ये अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो भाग ले रहे हैं तो ये तो प्रतिफल हो गया है ना। और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहेंगे,
प्रतिफल कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसी नए पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, तो आप रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आप पहले देख लिए होंगे, समझ गए होंगे कि अभिकारक और प्रतिफल होता क्या है। जब अभिकारक और प्रतिफल आप समझ गए तो रासायनिक अभिक्रिया भी आप आसानी से समझ जाएंगे। देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है और इसका उदाहरण क्या है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से संयोग करता है अर्थात मिलता है, तो संयोग करके एक नया पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है और वो जो पदार्थ बनता है वो अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न गुण वाला होता है। यानी कि जो पहले अभिक्रिया में भाग लिया अभिकारक, उसका गुण जो है नए वाले पदार्थ जो बना उससे क्या होता है? भिन्न गुण का होता है। नया वाला पदार्थ जो होता है अपने मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग गुण का होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे? तब इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में समझेंगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लिया। ठीक है, और इन दोनों के संयोग होने के बाद, मिलने के बाद, भाग लिया अर्थात मिला, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला। इसके मिलने के फलस्वरूप क्या बना? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, जो कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका गुण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का गुण जो है अपने मूल पदार्थ जिससे ये मिलकर बना है इसके गुण से क्या होगा? बिल्कुल जो है ये वाला भिन्न गुण का होगा। ये दोनों का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का गुण को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो एकदम अलग अलग गुण का होगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है? जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ क्या करते हैं? आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो मिलने के बाद क्या करता है? दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, एक पदार्थ का भी निर्माण करता है या दो से अधिक पदार्थों का भी निर्माण करता है। और वो जो पदार्थ का निर्माण होता है, नया वाला पदार्थ, वो हमेशा क्या होता है? उसका गुण, नए वाला पदार्थ का गुण जो है अपने मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छे से तरीके से ये लिखा हुआ है, तो इसको आप कॉपी में क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना। याद रखेंगे HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। ठीक है, HCl को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखेंगे कि मैग्नीशियम का अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ कराया गया, यानी कि ये दोनों संयोग किया, है ना। दो पदार्थ यहाँ पे संयोग किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इन दोनों के संयोग करने के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि एक नया पदार्थ बना। और इस नए पदार्थ का गुण जो है अपने मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल ही अलग होगा। फिर देखेंगे तीसरा नंबर में, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का दोनों क्या किया? संयोग किया। संयोग करने के बाद एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र जो है आप लोग याद रखेंगे, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जो है साधारण नाम में संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर। संगमरमर का सूत्र आपसे पूछेगा, रासायनिक सूत्र, तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसी संगमरमर का एक और नाम है चूना पत्थर, है ना। चूना पत्थर का भी सूत्र आपसे पूछेगा तो आप CaCO3 ही बताएंगे। ठीक है, जिसको लाइम स्टोन इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइम स्टोन बोला जाता है। ठीक है, चूना पत्थर को क्या बोला जाता है? लाइम स्टोन बोला जाता है। तो आपको फार्मूला भी याद हो रहा होगा, सूत्र भी याद हो रहा होगा। अब देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो है कली चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में एक ही पदार्थ जो है कैल्शियम कार्बोनेट भाग ले रहा है
और इसके मतलब भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है उसमें आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से बता दिए, पूछता है, साधारण नाम बता दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं CaO है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसका साधारण नाम जो है कली चूना है। आपसे पूछेगा कि कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaO। इसका एक और नाम है बिना बूझा चूना। बिना बूझा चूना का सूत्र पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, CaO ही बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक और हम लोग इस तरह से देखिए, सब रासायनिक ही अभिक्रिया है ना। एग्जाम्पल में आप देखेंगे बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया लिख दिए हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं दो पदार्थ भाग ले रहा है, दो पदार्थ भाग लेने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर सकता है। यहाँ पे देखें दो पदार्थ भाग लिया तो दो ही पदार्थ का निर्माण किया, है ना। और यहाँ पे जो पदार्थ बना वो नए गुण का पदार्थ बना। इसमें भी देख रहे हैं आपका कि दो पदार्थ भाग ले रहा है और एक पदार्थ का निर्माण भी कर सकता है, दो पदार्थ का भी निर्माण कर सकता है और तीन पदार्थ का भी निर्माण हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, देख रहे हैं बहुत सारा एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। सब रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। कम से कम एग्जाम के लिए आप दो रासायनिक अभिक्रिया भी याद रख लेते हैं, तीन रासायनिक अभिक्रिया भी आप उदाहरण में लिख देते हैं तो बहुत होता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड के साधारण नाम बताए, ये सब हमेशा पूछा जाता है। एक और यहाँ पे आपका बता देते हैं, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसका साधारण नाम की बात करते हैं तो इसको चूना जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूना जल कहा जाता है। चूना जल का सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे CaOH का होल ट्वाइस बताएंगे। इसी को बूझा चूना कहा जाता है ना। बूझा चूना का सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे CaOH का होल ट्वाइस। बिना बूझा चूना का सूत्र होता है ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे बूझा चूना का सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे CaOH का होल ट्वाइस। अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको ये फोकस करके बता रहे हैं। नेक्स्ट है इस तरह से आपका हम अभिकारक, प्रतिफल समझ गए और रासायनिक अभिक्रिया भी समझ गए, है ना। ये सब क्या है, अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है वो सब का सब क्या है, अभिकारक है। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बन रहा है ये सब का सब क्या है, प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, है ना। यहाँ बहुत सारा इक्वेशन देख रहे हैं, सब का सब क्या है, आप देख रहे हैं अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और इधर जो भी बन रहा है ना, अभिक्रिया होने के बाद इस सब का सब प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। ठीक है, आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया और अभिकारक, प्रतिफल, ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता से ऑब्जेक्टिव जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछा जाता है। यह आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूरे 4 नंबर का पूछ सकता है। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ये 4 नंबर में आपका पूछ सकता है। तो बहुत अच्छे से तरीके से इस तरह से पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, उदाहरण सहित लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर 4 नंबर मिलेगा। देखिए आप पूरा 5 पॉइंट जो है, 5 विशेषता आपके लिए यहाँ पे लाए हैं और बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। बस इसको आप ध्यान से सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। बात करते हैं पहला रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता की। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के अंतर्गत क्या क्या हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना, गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आपका ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है ना। ये सब जो है अपक्षेप का निर्माण होता है। ये सब क्या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला विशेषता की बात करते हैं तो गैस की उत्पत्ति। इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। गैस की उत्पत्ति के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होते हैं जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं कि ये आपका जिंक है और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक दोनों अभिक्रिया करेगा H2SO4, तो आपका जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं गैस का निर्माण हो रहा है, गैस की उत्पत्ति हो रही है, गैस मुक्त हो रहा है। ठीक है, एक बात आपको बता दें, नोट में बता दें, है ना, आप इसको लिख लेंगे, बहुत ही काम आएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नोट में आप लिखेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि कोई भी धातु यदि अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमेशा जो है आपका लवण बनाता है ना, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है,
मुक्त करता है। ये आप कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता ही आता है ना। जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन से गैस का निर्माण करता है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये बात आपसे मतलब कई बार पूछा जा चुका है मैट्रिक के परीक्षा में। साथ में लवण का भी निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक जो है धातु है और ये जो है H2SO4 ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो धातु और अम्ल दोनों अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट जिसको लवण बोलेंगे और ये हाइड्रोजन गैस बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। इसी प्रकार से देख रहे हैं जिंक धातु है, HCl क्या है आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एक धातु का कार्बोनेट भी, धातु का, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया है। यहाँ पे देख रहे हैं धातु का कार्बोनेट है ना। इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, NO2CO3 पढ़ेंगे। ठीक है, धातु के कार्बोनेट जो है ये धातु का कार्बोनेट है। ठीक है, और जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस मुक्त करता है। कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं कि गैस का उत्पत्ति हो रहा है, गैस का निर्माण हो रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा। ठीक है, जल मुक्त करेगा, जल भी का निर्माण करेगा और CO2 गैस का उत्पत्ति करेगा, निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भी एक नोट आप बना कर लिख लेंगे कि धातु के कार्बोनेट, नोट नंबर 2 कर देंगे। कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो CO2 गैस मुक्त करते हैं। ये आपका कई बार पूछा जा चुका है, जैसा कि नोट नंबर 1 में आपको बताएं। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है दूसरा जो आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है वो है अपक्षेप का निर्माण, है ना, अपक्षेप का बनना। तो अपक्षेप होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया में? अपक्षेप का मतलब होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है ना, जिसमें अभिक्रिया होने के बाद जो विलयन बनता है उस विलयन से ठोस पदार्थ जो है एकदम अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, और वही ठोस पदार्थ जो है अपक्षेप कहलाता है ना। आपको एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अपक्षेप भी बनता है। अपक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद विलयन से क्या हो जाता है, एकदम पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक बोलते हैं। यहाँ पे कुछ सूत्र था, आपको एक बार बता देते हैं साधारण नाम, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये H2SO4 के बारे में आपको बता दें। H2SO4 को क्या पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड पढ़ते हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं। इसको बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बैटरी अम्ल का सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे कि H2SO4, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो भी आप बताएंगे H2SO4। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। ये तीनों बात जो बताएं हैं इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। नोट बना के क्या करेंगे, इसको स्टार दे के लिख लेंगे। ठीक है, तीनों पूछा हुआ है ना। अपक्षेप के बारे में तो आपको समझा ही दिए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे समझाना है। यहाँ पे देख रहे हैं NaCl, आपसे कई बार पूछा जा चुका है। साधारण नमक का सूत्र पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया AgNO3 से, है ना, सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं, इसको पढ़ेंगे AgNO3 को पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है, जो कि अपक्षेप का निर्माण करता है। और सोडियम नाइट्रेट भी बनता है, जहां AgCl सिल्वर क्लोराइड अपक्षेप बनता है। इसको अपक्षेप के रूप में ये क्या होता है, विलयन से अलग हो जाता है AgCl। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे बेरियम क्लोराइड है BaCl2,
और सोडियम सल्फेट है, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो आपका बेरियम सल्फेट बनाता है, जो कि आपका ठोस पदार्थ के रूप में विलयन से अलग हो जाता है और NaCl भी साथ में बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे कि अपक्षेप का निर्माण भी रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलता है। तीसरा आपका है रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होते हैं जिसमें रंग में परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के बाद क्या होते हैं, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, हमेशा पूछता है। देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला याद रखेंगे KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, KMnO4 के बैंगनी रंग के विलयन में, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, मूल रूप से इसका रंग होता है बैंगनी होता है, कि विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू निचोड़ने पर, नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग क्या होता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है, अर्थात ये उदासीन हो जाता है ना। जब पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग पे, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है मूल रूप से, और इस पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग पर हम लोग थोड़ा थोड़ा नींबू का रस निचोड़ेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी रंग है वो गायब हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन भी बना दिए हैं आपके लिए, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का ये बैंगनी रंग है, इस पर नींबू का रस निचोड़े तो KMnO4 का रंग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग जो है गायब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना, पूछता है ये सब एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है आपका, K2Cr2O7 होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अणुसूत्र क्या होता है, K2Cr2O7 होता है। का अम्लीय विलयन का रंग जो है नारंगी होता है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो आप बताएंगे नारंगी रंग का होता है। जब इसमें कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो विलयन का रंग जो है हरा हो जाता है, नारंगी से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन मूल रूप से नारंगी होता है, ऑरेंज कलर का होता है, उसमें कौन सा गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस सब में। यहाँ पे देखिए इक्वेशन बना के भी आपका लिख दिए हैं। इसका मूल रूप से पोटेशियम डाइक्रोमेट का मूल रूप से रंग जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो ये हरा रंग का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखा हुआ है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इस वीडियो में आपको जो टॉपिक शुरू में बताएं वही टॉपिक बताएंगे, फिर धीरे धीरे करके पार्ट वाइज करके आपके लिए आगे का वीडियो भी लाते रहेंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उठा कर लाएंगे जो मैट्रिक की परीक्षा में बार बार पूछता रहता है। चौथा विशेषता है ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन। देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया में देखें कि अभिक्रिया होने के बाद, है ना, जो प्रतिफल बनता है उसका ताप कभी कभी बढ़ जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कभी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ठंडा महसूस होता है। ठीक है, यही बात है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया होने के बाद ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका कली चूना लिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं CaO, और इसमें पानी डालेंगे, है ना, कली चूना में पानी डालेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, आप लोग खैनी उनी के दुकान पे देखे होंगे, जहाँ खैनी मिलता है, चूना मिलता है, वहाँ पे आप देखे होंगे कि ये जो कली चूना है इसमें लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या बनाता है ये कंपाउंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, जिसको चूना जल कहते हैं। और जैसे ही लोगों को देखेंगे कि कली चूना में पानी मिलाते हैं तो इसमें वो गर्म हो जाता है ना, एकदम हीट हो जाता है, उसमें आप हाथ डालेंगे तो हाथ आपका जल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, क्या हो गया, इसमें आप ताप में परिवर्तन देख रहे हैं, है ना, गर्म हो गया, टेम्परेचर में चेंजिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसके साथ इसमें हीट का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर आप ये भी देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्बन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके साथ साथ इसमें हीट भी
देखने को मिलता है, ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ताप में परिवर्तन के अंतर्गत आपका ठंडा वाला दिखाई देगा। इसमें तो टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी बढ़ गया, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, जब अमोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, NH4Cl का अभिक्रिया है ना, BaOH का होल ट्वाइस से करवाते हैं, तो बेरियम क्लोराइड जो कि अपक्षेप के रूप में नीचे जम जाता है, अमोनिया गैस और आपका जल का निर्माण करता है। और ये संपूर्ण जो आपका प्रतिफल है, इस प्रोडक्ट का जो ताप है वो क्या हो जाता है, घट जाता है ना, डाउन हो जाता है, और पूरा मिश्रण जो है आपको ठंडा महसूस होने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 अभिक्रिया लिए हैं, जिसमें एक आपको अभिक्रिया करवाए तो इसमें ताप जो है बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और दूसरा में देखिए टेम्परेचर घट गया। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, गर्म हो जाते हैं, कुछ ठंडे हो जाते हैं। 5वां आपका विशेषता है, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। स्टेट जो है पदार्थ का वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मोमबत्ती को आप जलाएंगे, है ना, जलाने पर वह ठोस से, मूल रूप से मोमबत्ती कैसा होता है, ठोस पदार्थ होता है ना। जब उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, द्रव में पिघलता है, मोम जो है पिघलता है, और कुछ जो है गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अवस्था में परिवर्तन देख रहे हैं कि ठोस था, ठोस से क्या हो गया, ये द्रव में बदल गया, है ना, और गैस में बदल गया। ठीक है, तो ये अवस्था में परिवर्तन होना कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता का पॉइंट था उसको आपको बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, इसी को यहाँ पे जो आपको ताप में परिवर्तन बताए, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक की परीक्षा में कभी 2 नंबर का, कभी 4 नंबर का पूछ लेता है, जिससे इसको बहुत तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आपसे पूछेगा मैट्रिक की परीक्षा में कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। ये पूरे 4 नंबर का पूछता है, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ देता है। ठीक है, तो आपको दोनों यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही बताना था, तो पहले ही अब आपको बताकर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब हो गया कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है ना, गर्मी निकलता है। ठीक है, तो उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण आप लोग बहुत अच्छे से तरीके से लिखेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय अभिक्रिया मिश्रण का ताप जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है, इसे ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि कली चूना में, इसको कली चूना पढ़ते हैं साधारण भाषा में, है ना, रासायनिक रूप में इसको पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, जब इसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में यहाँ पे हीट भी निकलता है, ऊष्मा भी भारी मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। वैसे और भी उदाहरण लिख सकते हैं। कार्बन का अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या होगा, ऊष्मा भी रिलीज होगा, निकलेगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का परिभाषा। ठीक है, फिर आता है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया करने का मतलब क्या है ना, ऊष्मा को शोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो क्या होता है, अभिक्रिया का जो अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद अभिक्रिया मिश्रण का ताप ही क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण ठंडक महसूस होता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है ना। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, है ना, अमोनियम क्लोराइड, इसको अमोनियम क्लोराइड पढ़ेंगे। NH4Cl को क्या पढ़ेंगे, अमोनियम क्लोराइड पढ़ेंगे। अमोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BaOH के होल ट्वाइस के साथ करवाएंगे तो आपका बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा, NH3 बनेगा, और क्या बनेगा, आपका जल बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, जिसमें यह अभिक्रिया होने के बाद है ना, ये जो आपका प्रतिफल बना, ठीक है, इस प्रतिफल का ही क्या होगा, ताप घट जाएगा,
है ना, इस मिश्रण का ताप ही क्या होगा, कम हो जाएगा और ठंडक महसूस होगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे वीडियो में अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, ठीक है, अभिकारक, प्रतिफल, ठीक है, फिर आपका रासायनिक अभिक्रिया, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं आपको, रासायनिक अभिक्रिया, फिर आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होता है, ठीक है, वो बताया, फिर आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, है ना, और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ये 5 आपका 4 टॉपिक बताए। चारों टॉपिक से गारंटी के साथ आपको कहते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, है ना, कोई भी इसमें टॉपिक आपको फालतू नहीं लाया है, एकदम टू द पॉइंट, मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए लाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप लोग अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।